बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आप वीलॉग भी डॉक्टर अतहर महमूद देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक बड़ी कॉमन सा टॉपिक है, कॉमन सी प्रेजेंटेशन है जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। पैल्पिटेशन से आगे की भी कुछ हम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो उससे रिलेटेड है, लेकिन पहले हम शुरू करते हैं पैल्पिटेशन से। पैल्पिटेशन का मतलब अगर उर्दू में हम कहें तो घबराहट होना, और इसकी जो अलामात या प्रेजेंटेशन होती है वो मरीज़ किसी तरह भी कर सकता है। वो कह सकता है कि जी मुझे लगता है जैसे मेरी हार्ट बीट स्किप हो रही है, वो ये कह सकता है जैसे मुझे लगता है जैसे फोर्सफुल है, ज़ोर से लग रही है। वो ये भी कह सकता है कि जी मरीज़ के मुझे ना लगता है ऐसे जैसे कोई चीज़ में मेरा दिल डूब रहा है, या हार्ट सिंकिंग की बताते हैं कंप्लेंट। इसमें ज़रूरी नहीं है कि रफ्तार सिर्फ तेज़ हुई हो तो उससे घबराहट होती है, रफ्तार स्लो होने से दिल की घबराहट हो सकती है। तो ये यूजुअल उसकी प्रेजेंटेशन होती है मरीज़ की। अगर हम पैल्पिटेशन को डिवाइड करें ना कि दिल की वजूहात और दिल के अलावा वजूहात, तो पहले हम दिल के अलावा वजूहात की बात कर लेते हैं। एक पेशेंट है जो कि कोई अनकस्टमर एक्सरसाइज करता है, यानी कि वो एक्सरसाइज करता नहीं है लेकिन अब एकदम एक्सरसाइज शुरू कर देता है और बहुत ही स्ट्रेनस यानी टफ एक्सरसाइज शुरू कर देता है, तो उसकी दिल की रफ्तार तेज़ हो सकती है। एक पेशेंट को फीवर है, बुखार है, उसकी वजह से रफ्तार तेज़ हो सकती है, इसमें कार्डियक कॉज कोई नहीं है। एक पेशेंट जो एनीमिक है, जिसका खून की कमी है, उसकी रफ्तार तेज़ हो सकती है। एक मरीज़ है जिसको ये जो गिलर्ड की बीमारी, थायराइड की डिजीज़ है, उसके हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से भी घबराहट हो सकती है। उसके हार्मोन के कमी की वजह से भी घबराहट होती है, उसमें हार्ट रेट स्लो हो जाता है, उसकी वजह से भी हो सकती है। कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में भी दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है। कुछ लोगों को इतनी एंजाइटी या डिप्रेशन का एपिसोड होता है कि वो पैनिक अटैक में तब्दील हो जाते हैं, वो अस्पताल लैंड करते हैं। यूजली यंग लोग होते हैं और वो उनको बहुत सख्त घबराहट हो रही होती है, वो समझते हैं कि कोई दिल का मसला हो गया, लेकिन यूजुअल कॉज वो साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक कॉज होती है। तो ये यूजुअल कॉजेज़ जो कि नॉन कार्डियक है, वो उसमें भी बहुत सारे मरीज़ कार्डियक क्लिनिक में, मेडिकल क्लिनिक में और कार्डियक इमरजेंसीज के अंदर या दूसरी इमरजेंसी में लैंड करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि दिल की रफ्तार कम ज़्यादा होने की वजह या घबराहट होने की वजह वो दिल की वजह ही हो। ठीक है, अच्छा, अब दिल की क्या कॉजेज़ है जिसकी वजह से घबराहट हो सकती है? एक तो रिदम के प्रॉब्लम है। रिदम, फास्ट रिदम, तेज़ रिदम में घबराहट हो सकती है। स्लो रिदम में भी घबराहट होती है, इतना स्लो हो कि वो मरीज़ को घबराहट होना शुरू हो जाए। उसको हार्ट ब्लॉक्स एक चीज़ होती है दिल की, ईसीजी में आती है, वो उसकी वजह से घबराहट होती है, रेट इतना स्लो हो जाता है दिल का। मरीज़ जो दिल के मरीज़ हैं, एंजाइना के मरीज़, वो भी घबराहट के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह मरीज़ जो हार्ट फेलियर के हैं उनको भी घबराहट हो सकती है, क्योंकि हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होती है तो उसकी वजह से दिल की रफ्तार तेज़ होती है, यूजुअली उससे घबराहट हो सकती है। जिनको वाल्व की डिजीज़ हो, किसी कोई वाल्व का मसला हो, उनको घबराहट हो सकती है, जैसे एओर्टिक रीगर्ज के अंदर है, वो उसकी बीट बहुत फोर्सफुल होती है, उसको घबराहट हो सकती है। कुछ को कार्डिक मसल की डिजीज़ हो, जैसे एक डिजीज़ होती है HCM या HOCM, मस्कुलर हार्ट, उसमें थोड़ा सा उसके कुछ मसल जो है ना पैथोलॉजिकली या बीमारी के तौर पर मोटे हो जाते हैं, उसमें भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर में उसको घबराहट हो सकती है। तो ये यूजुअल कॉजेज़ हैं जो कार्डियक कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से घबराहट होती है। तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कार्डियक कॉज है कि नॉन कार्डियक कॉज है? देखिए, हम जो हमें डॉक्टरी पढ़ाई जाती है ना, तो हमारे पास ना हिस्ट्री टेकिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किए जाते हैं कि मरीज़ की हिस्ट्री प्रॉपर लें। अब एक 30 साल का यंग लड़का है या लड़की है, वो इमरजेंसी में आता है, ओपीडी में आता है कि जी मुझे बहुत घबराहट होती है, हो रही है ना, उसको शुगर है, ना उसको ब्लड प्रेशर है, ना कोई फैमिली में हार्ट डिजीज़ है, ना कोई और बड़ा रिस्क फैक्टर हार्ट का है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एंजाइटी है। और जो अगर बहुत ज़्यादा घबरा रहा है या उसके घर वाले भी समझ रहे हैं कि कुछ मसला हो गया, तो यूजुअली वो पैनिक अटैक, जो एक मतलब साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रेजेंटेशन है बेसिकली। तो हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक 60 साल का पेशेंट आता है जो कि डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, और वो या तो नॉन कार्डियक है, उसको दिल की बीमारी पहले से डायग्नोज है और वो घबराहट के साथ आता है, तो लाइकलीहुड है कि इसको दिल का मसला है। एक पेशेंट है जिसका एक्को हुआ है, जो वाल्व की डिजीज़ का पेशेंट है, या बच्चों में जैसे दिल में सुराख होते हैं, या उधर अगर बड़ों में हो, तो अगर कोई दिल की बीमारी डायग्नोज है तो उसकी हिस्ट्री में वो बता देगा आपको, उसके घर वाले बता देंगे। तो जो घबराहट के साथ आता है उसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट आता है जो फीवर के साथ है, आपको पता चलेगा तो बुखार की वजह से उसकी रफ्तार तेज़ है। एक पेशेंट आता है जो कि पेल है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर लगता है खून की कमी है, तो उसके खून की कमी वजह हो सकती है। ठीक है,
तो वो जब आप हिस्ट्री लेते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये दिल की वजह क्या हो सकती है नहीं। जो न्यूरोलॉजिकल कॉज है ना उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो दिमाग की वजह से होती है उनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है और हमारा आज का डिस्कशन उसके बारे में नहीं है वैसे। तो पैल्पिटेशन जो है ना बेसिकली जो दिल की बीमारी की वजह से होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे और उसको हम करेंगे डिवाइड करेंगे कि कैसे हम देखते हैं कि बीमारी क्या है। तो हिस्ट्री होगी, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब है कि मुझसे एग्जामिन करना। कई चीज़ें हमें एग्जामिनेशन से पता चल जाती हैं, जैसे नब्ज़ देखी, रफ्तार तेज़ है, इसका मतलब है रफ्तार तेज़ की वजह से मरीज़ को घबराहट हो रही है। आपने उसका देखा कि तरतीब है कि बेतरतीबी है, अगर बेतरतीबी है तो उसकी वजह से घबराहट हो रही है। फिर डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप वगैरह लगा के देखा, उसको लगा कोई मरमर आ रहा है। मरमर एक एब्नॉर्मल साउंड होती है या आवाज़ होती है जो कि अगर दिल के वेल्व्स के अंदर मसला हो तो उसकी वजह से आते हैं। कुछ और कार्डियोमायोपैथीज होती हैं उसके अंदर से भी आ सकती है, तो वो पता चल जाता है। पेशेंट को रफ्तार देखते हैं तेज़ है, पीछे से चेस्ट को सुनते हैं तो पता चलता है जैसे फेफड़ों में पानी है तो उससे हार्ट फेलियर हो। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये पेशेंट कार्डियक है कि नॉन कार्डियक है, पैल्पिटेशन की वजह क्या है। पेशेंट घबराहट हो रही है, सांस फूला हुआ है, कार्डियक नॉन कार्डियक है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, इसका मतलब है कि बेसिकली हार्ट फेलियर की जो एक्यूट एपिसोड है उसमें जा रहा है वो। तो पहले हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री अगर वो नहीं दे सकता तो उसका अटेंडेंट जो साथ आता है वो आपको बता देगा, तो आपको उस टाइम पता चल जाएगा कि कार्डियक है कि नहीं है, दिल का मसला है कि नहीं है। फिर फिजिकल एग्जामिन करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब अगला टेस्ट क्या है, देखिए घबराहट के साथ मरीज आ रहे हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि चाहे नॉन कार्डियक कार्डियक है, इसी पहला काम कर लें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ हमारे पास आते हैं और हमें ये कहते हैं जी हमें घबराहट हो रही थी तो हमने क्या टेस्ट कराया, मैंने जी एको करा लिया। ठीक है, एको तो बाद का टेस्ट है ना। सबसे पहले मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूँ कि ईसीजी सबसे कॉमन, हर जगह अवेलेबल टेस्ट है, हर कोई कर सकता है, ऑलमोस्ट हर कोई इंटरप्रेट कर सकता है। कम से कम ये ज़रूर देख सकता है कि उसमें रफ्तार तेज़ है कि ज़्यादा, एटलीस्ट ये तो देख सकता है। तो जिस जगह पे भी आप जाएं उनसे ईसीजी और डॉक्टर से भी ये मेरा क्या कहते हैं एडवाइस है कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या मेडिकल ऑफिसर्स हैं कि वो पहले ईसीजी करके देख लें कि ईसीजी में तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसी सबसे आसान काम है। उसके बाद आप उनका बेसलाइन टेस्ट कर लें। अगर आप ये समझते हैं कि ये इनको किसी कार्डियक या नॉन कार्डियक वजह से, किसी और वजह से, जैसे कि फीवर है तो आप ब्लड सीपी करके देख लें। अनीमिया देखना है तो उसके लिए ब्लड सीपी करके देख लें। जो आप समझते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट, इसको थायराइड का मसला है तो थायराइड फंक्शन ओपीडी बेस पे उसका हो सकता है। अगर आप समझते हैं नहीं यार ये तो क्या कहते हैं ये साइकियाट्रिक प्रेजेंटेशन है तो कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, फिर वो आपकी हिस्ट्री से ही सारा कंफर्म हो जाएगा। तो पहला हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिर जब टेस्ट पे आते हैं तो सबसे पहला ईसीजी, उसके बाद बेसलाइन टेस्ट, और यस चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं आप उसमें। तो ये वो जो टेस्ट हैं वो टेस्ट जो कि आपने ऐसे पेशेंट करने हैं जो कि इमरजेंसी तौर पे आया हुआ है या इमरजेंसी रूल आउट करना है उसको, चाहे वो ओपीडी में आ रहा है कि उसमें आ रहा है आपके इमरजेंसी में आ रहा है। जो इलेक्टिव टेस्ट हैं वो फिर उनको बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि कार्डियक कॉजेस क्या क्या हो सकती हैं पैल्पिटेशन की, घबराहट की। उसको हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। हम ये देखते हैं पहले कि पैल्पिटेशन इलेक्ट्रिकल वजह से हो रही है। हार्ट के अंदर एक सिस्टम है, जैसे गाड़ी का इग्निशन होता है ना, उसको आप ऑन करते हैं तो गाड़ी मैकेनिकली स्टार्ट हो जाती है। इस तरह हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो अल्लाह मियां ने हमें बनाया हुआ, वो खुद ब खुद काम करता है। वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है और फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट रहती है और जब तक हम जिंदा रहते हैं वो गाड़ी चलती रहती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन पहले होती है। तो क्या इलेक्ट्रिकल मसला है या मैकेनिकल मसले की वजह से इलेक्ट्रिकल मसला है? दोनों सूरतों में इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, दोनों सूरतें हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और मैकेनिकल डिसफंक्शन यानी कि जैसे हार्ट फेलियर है या एंजाइन है उसकी वजह से भी घबराहट हो सकती है। तो अब ये किस तरह का होता है यूजुअली? अगर तो ये टेकिकार्डिया, हार्ट रेट तेज हो तो किस किस्म का हो सकता है? एक होता है साइनस टेकिकार्डिया, रफ्तार दिल की तेज है, जैसे फीवर में तेज हो गई, एंजाइटी में तेज हो गई, स्ट्रेस में तेज हो गई, एक्सरसाइज की बात तेज हो गई। तो आप वो जब ईसीजी करेंगे आपको पता चल जाएगा, पैल्पेशन देखेंगे पल्स या हार्ट रेट 100 है या ज़्यादा है, यूजुअल से 60 to 90 हम यूजुअली रेंज देते हैं, ज़्यादा है या मरीज़ को घबराहट 90 पर भी हो रही है तो इसका मतलब है इस रेट को ज़्यादा होने की वजह से हो रही है। लेकिन रिदम जो है हार्ट का रिदम वो ठीक है बिल्कुल, जिसको हम साइनस रिदम कहते हैं। एक ऐसा पेशेंट है जिसको वो कहते हैं जी मुझे घबराहट हो रही है और लगता है जैसे बेतरतीबी सी है दिल की ना,
तो आप जब उसको ईसीजी करते हैं उसमें दिल की इरेगुलर आपको जो है ना तरतीब मिलती है उस ईसीजी में, तो एट्रियल फिब्रिलेशन उसको बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर, तो उसकी वजह से भी होता है। ये एक इमरजेंसी है बाय द वे, अगर ये एक्यूटली हो जाए किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन तो ये इमरजेंसी है, हैज़ टू बी डेल्ट विद किसी कार्डियोलॉजिस्ट या जो भी टर्शियरी केयर सेंटर है या ऐसे सेंटर जहाँ पे इसको मैनेज किया जा सकता है। उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट एक टॉपिक है बिल्कुल, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब है दिल की बेतरतीब रिदम, ठीक है, उससे भी घबराहट होती है जब वो स्पेशली जब वो तेज़ होता है। दूसरा एक होता है दिल की उसको हम बोलते हैं सुपरावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सुपरावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये होता है कि दिल की रफ्तार रेगुलरली बहुत तेज़ होती है, तकरीबन ये 150 से ऊपर होती है। तो ये मरीज़ जो है ना यूजुअली आपको ये कहता है आके जी एकदम मैं बैठा बैठा मेरी रफ्तार दिल की तेज़ हो जाती है, और कभी मैं एकदम मूवमेंट करूँ तब तेज़ हो जाती है, खुद ब खुद शुरू होती है, खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। या कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं पुराने जिनको पता होता है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसके कुछ मनूवर्स होते हैं, गर्दन को यहाँ से दबाते हैं, इसको मसाज कहते हैं, वेगल मसाज या कैरेटेड मसाज, उससे ही कम हो जाती है। तो और ये मरीज़ कहते हैं जी मुझे इसके बाद पेशाब आता है या उसके दरमियान पेशाब बहुत आता है, तो ये यूजुअल प्रेजेंटेशन सुपरावेंट्रिकल टैकीकार्डिया की है। ये वो रिदम्स हैं जो यूजुअली एट्रिया से रिलेटेड, जो हार्ट के 4 चैम्बर, जो छोटे चैम्बर है ना एट्रिया, उससे रिलेटेड होते हैं। तो या तो रफ्तार तेज़ होगी, या रफ्तार बहुत तेज़ होगी और रेगुलर होगी, या रफ्तार बेतरतीब होगी। एक और भी होती है, वो ये होती है इनअप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया, यानी कि वो खाम खा के तेज़ होती है और वो पैथोलॉजिकल है, बीमारी है, ठीक है। वो 100 मतलब ऊपर हो, उसमें थायराइड डिजीज़ ना हो, फीवर ना हो, एनीमिया ना हो, उसमें फिर भी तेज़ रहे, तो उसको इनअप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया कहते हैं। जो स्ट्रेस, सपोज स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से टैकीकार्डिया होगा, वो तो जब आप मरीज़ सोएगा तो ख़त्म हो जाएगा, या मरीज़ रिलैक्स होगा ख़त्म हो जाएगा। तो इनअप्रोप्रिएट वो फिर तेज़ ही रहता है, और उसकी वजह से हार्ट की मैकेनिकल मसाइल होते हैं। तो ये होते हैं एट्रिया के एबनॉर्मल रिदम, छोटे चैम्बर के हार्ट के। वेंट्रिकल के क्या होते हैं, जो बड़ा चैम्बर जो बेसिकली पंप करते हैं राइट और लेफ्ट, उसमें एक्स्ट्रा बीट्स आती हैं। इस एक्स्ट्रा बीट्स एट्रिया की भी आती हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल की एक्स्ट्रा बीट्स आती हैं वो ज़्यादा फोर्सफुल होती है, वो ठक से लगता है जैसे बीट आई है, आपको महसूस होता है। एट्रिया की बीट यूजुअली जो है ना, जो अगर सिंगल बीट एक्स्ट्रा आ जाए वो इतना महसूस नहीं होती अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए। लेकिन वेंट्रिकल बीट अगर सिंगल भी आ जाए मरीज़ को जो है ना महसूस होती है। कभी कभी वो सिंगल होती है, कभी वो 2 इकट्ठी आ जाती हैं, और कभी वो 3 होती है। जब वो 3 होती है वो इमरजेंसी है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप उसको ईसीजी पे डॉक्यूमेंट नहीं करते तो फिर आपको नहीं पता कि इसको हुआ क्या था। मरीज़ आके कहता है कि जी मुझे घबराहट होती है बैठे बैठे, ये चलने से या काम करने से। अब मरीज़ नॉन कार्डियक है, दिल का डायग्नोज मरीज़ नहीं है, लेकिन उसकी उम्र 60 साल है और उसके सारे रिस्क फैक्टर हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है। तो हो सकता है कि दिल की एंजाइना की बीमारी वजह से उसको वो हो रहा हो। ये भी हो सकता है उसको इलेक्ट्रिकल रिदम में प्रॉब्लम हो। हम यंग लोगों को बगैर किसी मैकेनिकल डिसफंक्शन के वेंट्रिकल की एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट जब होती हैं तो फिर उसको फिर उस तरह से मैनेज किया जाता है। तो वेंट्रिकल की जो एक्स्ट्रा बीट होगी या कपलेट होगा या वेंट्रिकल टैकीकार्डिया होगा, वो यूजुअली मरीज़ आपके पास जो है ना वो ज़्यादा घबराहट के साथ आएगा एट्रिया की निस्बत। पसीना आ रहा होगा, उसको सांस फूल रहा होगा। अगर वो डायग्नोज पेशेंट है तो उसको सीने में दर्द भी होगा, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, दिल की बीमारी, शरियानों की बीमारी है, तो उसको सीने में दर्द हो रहा होगा। तो यूजुअली वेंट्रिकल बीट्स जो है वो ज़्यादा सिम्टोमेटिक होती है, मरीज़ को ज़्यादा एहसास होता है। और यूजुअली जो लोग अस्पताल में जिनको ऑब्जेक्टिवली हम देखते हैं कि इनको रिदम का मसला है, वो वेंट्रिकल बीट्स की वजह से आते हैं, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया ज़ोर से रहती हैं, फोर्सफुल होती हैं। मरीज़ को लगता है जैसे हार्ट सिंक कर रहा है यूजुअली, या एंजाइना या सांस का फूलना हो सकता है इसके साथ। तो जो इसकी आखिरी किस्म है वो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, वो तो खैर कार्डियक अरेस्ट की फॉर्म है। तो यूजुअली लेकिन लोग जब प्रेजेंट करते हैं तो वो इसी तरह प्रेजेंट करते हैं, इन्हीं के साथ। और ये ऐसे हो सकती है कि एकदम चलते चलते बीट आ जाए, फिर खुद ही सही हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चलती रहती है, जो चलते चलते एकदम ख़त्म हो जाए उसको नॉन सस्टेंड कहते हैं, जो चलती रहे वो सस्टेंड होती है। यूजुअली जो मरीज़ होता है ना वो उसको सिम्टोमेटिक होता है, उसको पता चल रहा होता है कि कोई मसला है, घबराहट है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता चलता कि हमें कोई मसला है, और ऐसे हम मरीज़ देखते हैं बाय द वे। तो एक तो होगी एट्रियल रिदम्स, एबनॉर्मल रिदम्स, एक होते हैं वेंट्रिकल एबनॉर्मल रिदम्स। अच्छा, उसके अलावा जो घबराहट इलेक्ट्रिकल सिस्टम की होती है वो होती है हार्ट ब्लॉक्स होते हैं।
एक तो हो गया ना हार्ट रेट स्लो होना, कुछ लोगों को हार्ट रेट स्लो भी महसूस होता है, बल्कि कुछ लोग आते हैं जी हमारा हार्ट रेट 50 है 60 है, तो उनको हम बताते हैं 50-60 हार्ट रेट साइनस रिदम अगर हो तो ये सबसे बेस्ट हार्ट रेट है। उसकी वजह ये है कि नॉर्मल हार्ट रेट जो है ना 60 से 90 दरमियान होता है, लेकिन 50-60 अच्छा हार्ट रेट है अगर उसमें अंदर कोई बीमारी नहीं है। हार्ट प्रॉपर फिल करेगा, फिर उसको पंप करेगा। तो मरीज समझते स्लो हो गया। देखिए जो एथलीट्स होते हैं ना, लॉन्ग मैराथन रनर्स होते हैं, अच्छे एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं, उनका हार्ट रेट स्लो होता है। उसकी वजह ये होती है फिजियोलॉजिकल के वो हार्ट उनका प्रॉपर बढ़ता है, फिर वो पंप करता है। उसके मुकाबले आप कॉमन सेंस से अगर देखें हार्ट रेट तेज़ होगा तो यूं वो पंप प्रॉपर फिल भी नहीं होगा उसके अंदर ब्लड, और प्रॉपर पंप भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो हार्ट ब्लॉक्स हैं वो भी ऐसे प्रेजेंट करते हैं। मुख्तलिफ तरह के हार्ट ब्लॉक्स होते हैं, उसको हम फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, उसकी 2 टाइप्स होती हैं, फिर थर्ड डिग्री। लेकिन ये जो ब्लॉक्स हैं ये आपको जब पता चलेंगे जब मरीज़ के आप ईसीजी करेंगे। अब एक मरीज़ है जिसका 50 हार्ट रेट है, उसका है जब ईसीजी करें तो पता चले ये तो नॉर्मल रेट है जैसे मैंने बताया, और रेट 50s में है। एक मरीज़ है जिसका रेट 50 में है, जब आप ईसीजी करते हैं तो पता चलता है यार इसको तो ब्लॉक चल रहा है। अब इन ब्लॉक्स की कुछ वैरायटीज़ हैं, वो आपके कंसर्न को पता होती है कौन सा ब्लॉक ख़तरनाक है कौन सा नहीं है। यंग वालों में उस ब्लॉक का क्या मसला होता है, अगर एल्डरली में हो तो ब्लॉक का क्या मसला है, क्या ब्लॉक की मैनेजमेंट कैसी है, वो तो फिर अलग टॉपिक है वो सारा कुछ ना। हम डिजीज़ से हम पैल्पिटेशन को डिस्कस कर रहे हैं फिल्मों का, और पैल्पिटेशन की कॉजेज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब ब्लॉक्स होते हैं ना तो ज़रूरी नहीं बंदे को सिर्फ पैल्पिटेशन हो। मरीज़ जो है ना आपके पास ब्लैक आउट की हिस्ट्री के साथ भी आ सकता है, कहते हैं जी अंधेरा छा जाता है कभी मेरे, वो ये भी कह सकते हैं उसका अटेंड की ये बेहोश हो जाते हैं जी कभी कभी। तो ये जो ब्लॉक्स यूजली इसमें करते हैं, जब हार्ट रेट तेज़ होता है उसके अंदर वेंट्रिकल टेकिकार्डिया में भी ऐसा हो सकता है, प्रेशर ड्रॉप करता है, और उसमें सुप्रावेंट्रिकल टेकिकार्डिया जब एट्रिया का रिदम उसमें भी ऐसा होता है कि प्रेशर ड्रॉप करे और मरीज़ जो है ना उसको चक्कर आए, वो गिर जाए, ब्लैकआउट हो जाए। लेकिन यूजली हार्ट ब्लॉक जब होते हैं इसी के अंदर, उसके अंदर मरीज़ की प्रेजेंटेशन पैल्पिटेशन के अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की भी हो सकती है, मतलब बेहोश हो जाना, थोड़ी देर के लिए चक्कर आ जाना, वर्टाइगो होना, या मरीज़ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी घबराहट होना। तो ये तमाम चीज़ें हार्ट ब्लॉक्स में हो सकती हैं। ठीक है, तो पैल्पिटेशन कैन बी फास्ट हार्ट रेट, पैल्पिटेशन कैन बी स्लो हार्ट रेट, पैल्पिटेशन कैन बी ड्यू टू regular fast heart rate, can be due to irregular fast heart rate, can be due to slow heart rate, sinus normal, can be due to slow heart rate with abnormal rhythm like heart blocks। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। तो जब आप इसको डायग्नोज करते हैं तो वो तो आप ईसीजी पे हो सकता है आप डायग्नोज ही ना कर सकें। आप कहें जी ये तो पेशेंट तो आता है, वो आपको लगता है यार इसको लगता है सुप्रावेंट्रिकल टेकिकार्डिया होगा, लेकिन मरीज़ जब इसीलिए करते हैं नॉर्मल निकले, तो फिर उसको कैसे करेंगे वो फिर हम आखिर में डिस्कस करते हैं कि उसको हम कैसे मैनेज देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जब हमने फिजिकल उसकी हिस्ट्री ले ली, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, उसके लैब टेस्ट कर लिया, उसकी ईसीजी कर ली, उसकी एको में देख लेते हैं कि अगर वाल्व की डिजीज़ है, अगर जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस, बड़ी शरीयान अगर तंग हो तो उसके अंदर चेस्ट पेन हो सकता है, घबराहट हो सकती है। एक डिजीज़ जैसे होता है हुकुम, उसके अंदर एको में आपको पता चल जाता है, हार्ट का साइज़ बढ़ा हुआ है उससे पता चल जाता है, हार्ट अटैक हुआ है एको में पता चल जाता है। तो मैकेनिकल डिसफंक्शन अगर हो, मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम हो तो एको से पता चल जाता है। तो हम यूजुअली इलेक्टिवली जिस मरीज़ को हमें शक हो कि इसको रिदम का इशू है किसी भी वजह से, इलेक्ट्रिकल की इटसेल्फ अपनी नॉर्मलिटी वजह से हार्ट की, या किसी मैकेनिकल डिसफंक्शन के हार्ट की, तो हम उसको 3 टेस्ट यूजुअली इलेक्टिवली एडवाइस करते हैं। एक तो मैंने बताया जैसे हम पहला एकोकार्डियोग्राम, ईसीजी के बाद एकोकार्डियोग्राम कर लिया। उसके बाद अगर हमें ये शक हो कि पेशेंट को कोई सिंकपी का एपिसोड है, कोई बेहोशी का एपिसोड है, कोई ब्लैकआउट का एपिसोड है और एल्डरली है, बड़ी उम्र है, उसको दिल के रिस्क फैक्टर्स सारे हैं, तो उस पेशेंट को हम एक टेस्ट होता है उसको कैरोटिड डॉपलर कहते हैं। वो नेक का अल्ट्रासाउंड है, नेक की आर्टरीज का अल्ट्रासाउंड है कि अगर इसके अंदर तंगी हो तो उसमें भी ऐसा हो जाता है। और तीसरा जो टेस्ट है, जो मेन टेस्ट है, उसको हम कहते हैं होल्टर मॉनिटर। होल्टर मॉनिटर का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और उनको ये नहीं पता होता कि ये होल्टर हम करते क्यों है। ये बहुत ही कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, यूजली 24 से 48 घंटे की होती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर अवेलेबिलिटी 24 से 48 घंटे की होती है। 3 लीड से ऊपर ये होता है, 3 लीड मिनिमम चाहिए जिसको ये रिकॉर्ड करता है। होल्टर मॉनिटर में एक समझे ईसीजी लगाते हैं आपको,
और इसी के साथ एक डिवाइस अटैच कर देते हैं। वो डिवाइस जो है वो रिकॉर्ड करती है 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, कहीं पर 72 घंटों के लिए अवेलेबल होती है। कुछ इसकी अपग्रेडेड फॉर्म्स हैं, जैसे जो 2 हफ्ते के लिए भी कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में प्रॉब्ली हर जगह अवेलेबल नहीं है। और एक लूप रिकॉर्डर होता है जो साल के लिए भी कर लेता है, वो उसको आप इम्प्लांट कर देते हैं उसके अंदर और वो फिर रिकॉर्ड करता रहता है। आजकल स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं जिसके ज़रिए भी ये रिकॉर्डिंग हो सकती है। स्मार्ट वॉचेस बाद में प्रोग्राम करेंगे किसी दिन, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारे क्लिनिकल उसमें मेडिसिन में। लेकिन उसमें भी बार बार लोग कहते हैं कि बाबा अपनी स्मार्ट वॉच देखा करें, अपने ब्लड प्रेशर अपना हार्ट रेट को देखते हैं, लोग देख के हमारे पास आ जाते हैं और फिर हम उनको समझाते हैं कि भाई ये जो है ना बहरहाल इसको इंटरप्रेट करना आपका काम नहीं है। अच्छा, तो हम होल्टर मॉनिटर जो है 24 से 48 घंटे या 72 घंटे वो मरीज़ को लगा देते हैं डिवाइस। उस डिवाइस के क्या उसको कैसे उसकी प्री एडवाइस क्या होती है लगाने से, एक तो उस एरिया में जहाँ पे ECG लगती है वो आपके चेस्ट का एरिया होता है, अगर मेल है तो शेव करना चाहिए। सेकेंडली प्री टेस्ट जो है ना नहा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी डिवाइस लगे हुए आप नहा नहीं सकते, कम अज़ कम वज़ू कर सकते हैं लेकिन यू कैन नॉट टेक बात नहीं ले सकते, क्योंकि वो डिवाइस फिर उतर जाएगी आपकी, क्योंकि वो स्टिकर्स जो होते हैं इलेक्ट्रोड जिनके ज़रिए वो चिपकी हुई होती है आपकी लीड्स जो है सारी। और ड्यूरिंग अगर डिवाइस लगी हो तो डिवाइस ड्यूरिंग क्या करते हैं कि कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी, वरना वो पसीना आएगा तो वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो निकल जाएंगे। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, मैग्नेट्स होते हैं, जैसे बड़ी मशीन्स होती हैं जैसे MRI में है वही है, तो इनके बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाना होता। उससे जो फ़ोन होता है या MP3 होता है, इनको बहुत, ये जो हमारा सेलुलर फ़ोन है उसको दूर से इस्तेमाल करना होता है। और कभी आप ऐसी डिवाइस लगा के ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर कोई नाका शाका लगा हो, तो उधर उनको बताना होता है कि कोई चेकिंग हो जाए कि यार ये डिवाइस जो है ना ये एक मेडिकल डिवाइस लगी हुई है। ठीक है, तो होल्टर मॉनिटरिंग हम कब करते हैं? जब हमने रिदम का इश्यूज देखने हो, रेट तेज़ है, रेट स्लो है, उसकी वजह क्या है, वो फिर जब उसको आप रिकॉर्ड कर लेता है फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। और जो इसके जब इंटरप्रिटेशन में खुदा ना खासा कोई नॉर्मेलिटी लिखती होती है निकलती है, तो वो उस हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है। कार्डियोलॉजी की जो ब्रांच इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एक कार्डियोलॉजी की भी मेन ब्रांच है, एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी है, एक नॉन इंटरवेंशनल इमेजिंग करते हैं जहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है। गो कि ये ओवरलैपिंग है, कुछ लोग सारी चीज़ें करते हैं, कुछ लोग एक्सक्लूसिवली जैसे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ इमेजिंग के कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ ये जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो फिर स्पेसिफिकली उन मरीज़ों को देखते हैं। तो जब वो इंटरप्रिटेशन हो जाती है उसके हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि पैल्पिटेशन कार्डियक और नॉन कार्डियक दोनों हो सकती है। आपकी हिस्ट्री जो आप लेते हैं मरीज़ से या मरीज़ के अटेंडेंट को आइडिया हो जाता है, आप उस जो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसके टेस्ट कराते हैं और सिंपल ECG करते हैं, उसमें आइडिया हो जाता है। और जहाँ पे शक हो कि है तो डिजीज़ लगती है लेकिन हमें कंफर्म नहीं हो रही, तो ऑब्जेक्टिवली उसको देखने का तरीका ये है कि आप होल्टर मॉनिटर लगा लें 24-48 आवर्स, 72 आवर्स अगर अवेलेबिलिटी है। और अच्छे जो सेंटर्स हैं वो हर जगह पे होल्टर अवेलेबल है और पेशेंट्स को डॉक्टर्स जो है ना जहाँ पर उनको शक होता है वो एडवाइस करते हैं। और बस ये ज़रूरी है कि वो इतना फ्रीक्वेंट इवेंट हो कि वो होल्टर कैच कर ले। अगर होल्टर कैच नहीं करता, बाय द वे जैसे किसी को अच्छा डॉक्टर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हो उसको आइडिया हो जाता है कि सुप्रावेंट्रिकुलर एक आइडिया चल रहा है, तो उसका ना बजाय अगर होल्टर पे कैच नहीं हो रहा तो उसको वो एक स्पेशल स्टडीज़ होती है, उनको EP स्टडीज़ करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ वो डायरेक्टली वो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये मतलब ये वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है। असल पार्ट तो ये है कि ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है, हाँ पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस, अननेसेसरी अस्पताल के अंदर अननेसेसरी टेस्ट से बचने के लिए ज़रूरी है अच्छी जगह पे जाएं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो आपको प्रॉपर डायग्नोज करे और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है, मेरा ख्याल है अब आपको पैल्पिटेशन के हवाले से समझ आ गया होगा कि हमने इसको कैसे प्रोसीड करना है, मरीज़ को भी, जूनियर डॉक्टर्स को भी और जूनियर कार्डियोलॉजिस्ट को भी, कि हमने कैसे प्रोसीड करना है किसी कोई पेशेंट घबराहट के साथ आता है। हाँ, एक बात आखिरी बात कि जो लोग दिल के मरीज़ हैं, एंजाइना के मरीज़ हैं, उनको अगर घबराहट हो रही है तो यस उनकी फिर वो आप या तो एनाटॉमिकल टेस्टिंग करेंगे, एंजियोग्राफी है, CT एंजियोग्राफी है, या फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे जैसे EDT है, दूसरे जो टेस्ट हैं स्कैन है, थेलियम स्कैन है, दूसरा कार्डियक MRI है, वो करके देखेंगे। तो वो फिर उसकी डिफरेंट मैनेजमेंट है। अगर वो रिलेटेड है
दिल की शरीयानों की बीमारी की वजह से पैल्पिटेशन हो रही है, तो उसकी पे अलग टेस्टिंग है, इलेक्ट्रिकल रिदम की पे अलग टेस्टिंग और मैनेजमेंट है, ऐसी पर इलेक्ट्रिकल रिदम है। अगर हार्ट फेलियर की वजह से फिर अलग है, लेकिन पहले ये डायग्नोस करना ज़रूरी है कि एबनॉर्मलिटी रिदम पे क्या रिदम की क्या है, और वो आपको वो होल्टर में आपको इस्कीमिया या एंजाइना का भी पता चल जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।